लैपटॉप मेरे को रखे हो। हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। हमारी प्यारी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होगे और तंदुरुस्त होगे और अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे। तो जैसे कि आपको पता है ये है यूनिट नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर है हमारा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था कल की वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में देखोगे तो कंफ्यूज होगे। ठीक है। सो यूनिट नंबर सेकंड है, हमारी क्लास नंबर में भी 13th है और इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर की ये लग रही है। ठीक है। तो आप ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि दोनों लोग क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में करवा दूं, नहीं तो फिर रब रखा अगली वीडियो चलाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉपकिंस की पोइम पढ़ रहे थे भाई। हॉपकिंस की पोइम में अपन ने पढ़ा था ना स्प्रिंग एंड फॉल। जीएम हॉपकिंस थे, पूरे नेम था उनका, जिसमें अपन ने पढ़ा था स्प्रिंग्स एंड फॉल, जिसमें एक छोटी बच्ची होती थी, वो उस पत्ते को कितना प्यार करती थी, है ना। वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन वो पत्ता एक बार गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसको दर्द होता है। तो इसमें मतलब कि जो पोइट है वो हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो जिंदगी में जो मासूम दिल होते हैं, जो प्रकृति में वो नहीं समझ पाते, छोटे बच्चे कह लो या नॉर्मल भी आप कह लोग ना, मासूम दिल कई है इस दुनिया में, अब तो थोड़े हैं बट हैं। जैसे तो उनको नहीं पता होता, वो अनमेच्योर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि भाई अगर कोई बंदा आया है दुनिया में तो उसने जाना भी है, तो वो इस चीज को सहन नहीं कर पाते। लेकिन ये चीज जो है ना धीरे धीरे एज बढ़ती रहती है जैसे बच्चे की, तो आराम से समझता रहता है। जैसे मान लो छोटे बच्चे होते हैं तो वो रोने लग जाते हैं अगर कोई चीज उनको नहीं मिलती। वही अगर हम सोचे यार आ की क्या जो कर की करन दिया है इधर पीछे की रोना, है ना, तो उनके लिए उनकी एज में तो वो चीज उनके लिए अनमेच्योरिटी वाली बात हुई ना, उनकी एज में उनके लिए थोड़ा वो दिल दर्द उनका होता है। तो मान लो कहने का मतलब जो पॉइंट है वो यही समझाना चाहते हैं कि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे मेच्योर होता है, तभी उसको समझ में आता है कि इस पूरी दुनिया का दस्तूर क्या है, ये जो नेचर है ये असल में है क्या। अभी दुनिया जो है ਉਹਦਾ असली रूप जो है विखन ਨੂੰ मिलता है। वो मेच्योरिटी के साथ ही समझ आता है कि बंदा ठोकरे खा खा कर ही आगे बढ़ता है। ठीक है। सो अब लॉन्ग क्वेश्चन समझते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हॉपकिंस इन हिज पोएम, मतलब कि उन्होंने अपनी पोएम में सीज वन सिंगल विजन ऑफ नेचुरल ब्यूटीज प्रोक्लेमिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड। देखो इस लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान देना, सिर्फ स्प्रिंग एंड फॉल की बात नहीं होगी। इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी आपके एग्जाम में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उस हॉपकिंस की पूरी पोएम बतानी है, जब तक कि उसके ऊपर मेंशन ना किया जाए। अगर बाई चांस सपोज करो कि आपको मेंशन कर देते कि भाई स्प्रिंग एंड फॉल की पोएम के बेस पे, उसके आधार पे बताओ, फिर बात अलग थी। लेकिन यहाँ पे कोई पोएम, किसी का नेम नहीं, किसी का जिक्र किया गया, तो आप हॉपकिंस की ओवरऑल जितनी भी उन्होंने अपनी रचनाएं की है, जितनी भी उन्होंने अपनी इन्वेंशन की है, पोएम्स लिखी है, नॉवेल्स जो भी लिखे हैं, उन सबके बेसिस पे बताना है जीएम हॉपकिंस के। ठीक है, कि वो कैसे ब्यूटीफुल, कैसे ब्यूटी का जो वर्ड था वो यूज करते थे, प्रकृति को, स्पिरिचुअलिटी को कैसे यूज करते थे अपनी पॉइंट्स में। ठीक है। सो लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करते थे देख लेते हैं। अब देखो ये तीन तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला ये तरीका है, दूसरा ये है, एंड तीसरा ये कि राइट एन एस एन हॉपकिंस एज अ नेचर पोइट, की जो हॉपकिंस थे वो प्राकृतिक, जैसे प्रकृति के जो वो होते हैं ना, जो प्रकृति के बारे में ज्यादा लिखते हैं, स्पिरिचुअलिटी होगी, प्रकृति, नेचर, ग्रीनरी, या जिंदगी के बारे में ज्यादा लिखते हैं, वो नेचर पॉइंट पोइट कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि प्राकृतिक कवि कह सकते हो, प्रकृति की मतलब प्राकृतिक सुंदरता जो दिखाते हैं वो कवि होते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप। स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन पहले करेंगे, थोड़ा मतलब बताएंगे हॉपकिंस जो थे वो क्या किस तरीके के, उनका नेचर बताएंगे, फिर हॉपकिंस की थोड़ी पोएम्स के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे कौन से वर्ड्स यूज किए हैं। ठीक है। सो ऐसे चल के देखो, लॉन्ग क्वेश्चन जब भी लिखना होगा तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ काफी बार, एक बार और बता देती हूँ कि हम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करेंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके एग्जाम में। सब जैसे मैं भी ऐसे यूज करती थी, ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आपका, एक मिनट में पेन दूजा ले ला, वेट करो 2 मिनट। सबसे पहले जो कंक्लूजन हो, सबसे पहले आप स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग में आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। दो तीन स्टेप्स होते हैं इसके, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के हमेशा 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 की इंट्रोडक्शन दोगे, थोड़ा उसके बारे में बताओगे कि हम इस क्वेश्चन में बताने क्या जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में लिखोगे इसकी मान लो इंट्रोडक्शन की तुम 4-5 लाइनें तो आराम से लिख ही दोगे, 5 नहीं तो 6 तो अच्छे से लिख देना भाई, 6 से कम मत करना। ठीक है। अब सेकंड में क्या करेंगे, आराम से 10-12 लाइंस में तुम क्या कर दोगे, पूरा उसमें क्रिएट करोगे, एक स्टोरी कह सकते हो या एक
जो चीज असल में बतानी है, जो मेन पॉइंट होगा, कहने का मतलब मेन पॉइंट अपना इस क्वेश्चन में क्या है कि वो प्रकृति को किस तरीके से यूज करते थे, या उनको प्राकृतिक कवि क्यों कहा जाता था। नेचर के प्रति जो अच्छे विचार रखते हैं, जो अपनी पोएम्स में बताते हैं, वो होते हैं नेचर पोइट, ठीक है। तो उनको नेचर पोइट क्यों कहा जाता था, तो तुम पोएम्स के एग्जाम्पल ले लेना और उनके बारे में उनके थोड़े वर्ड्स ले लेना भी, ऐसे ऐसे वर्ड्स देखो, इस वर्ड से वो देखो कितनी अच्छी प्रकृति, कितने अच्छे नेचर को शो करते हैं। थर्ड स्टेप आता है अपना कंक्लूजन। एंड में कंक्लूजन निकाल देना, ठीक है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकाल देना कि हाँ जी एंड में हम यही कहेंगे कि वो एक नेचर पोइट है, ठीक है। मैं भी यही फंडा यूज करती थी और आराम से आपको जितने भी मेरे हिसाब से तो आपको 101% आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे अगर आपने लैंग्वेज अच्छी लिखी है। स्टार्टिंग और एंडिंग और बीच का पॉइंट, ये तीनों पॉइंट अच्छे लिख देना, ठीक है। बिल्कुल, चाहे इनको मिलाने के लिए लाइंस थोड़ी गलत हो जाए, कोई चक्कर नहीं। अब इंट्रोडक्शन और मेन पॉइंट के बीच में इनको मिलाने के लिए भी तो लाइंस चाहिए ना, वो थोड़ी बहुत उल्ट-फुल्ट कर दोगे, कोई चक्कर नहीं। एग्जामिनर जो होता है ना, हमेशा स्टेप वाइज ही आपके क्वेश्चन चेक करेगा और उसमें स्टेप वाइज ही आपको नंबर देने हैं। इंट्रोडक्शन के नंबर देगा, जैसे 3 या 3 का क्वेश्चन 3 होंगे तो 3 या 2.5 तो दे ही देंगे। फिर मेन पॉइंट पे आएंगे, फिर कंक्लूजन पे आते होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। सो अब क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं आप। अ नंबर ऑफ पोएम्स शोज, अब देखो हॉपकिंस जो थे, लव फॉर नेचर वाज डीप, मतलब कि हॉपकिंस का जो प्यार था और प्रकृति के जो तरफ बहुत ही गहरा था, ठीक है। अ नंबर ऑफ पोएम्स, काफी सारी पोएम्स उन्होंने लिखी, शो हिज बाउंडलेस एंथुसियाज्म फॉर नेचर। अब देखो भाई, कई कई अक्षर ऐसे हैं जो मतलब आपको ट्रांसलेशन अच्छे से दी हुई है, देखो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आपको ट्रांसलेशन में मिली हुई है, लेकिन देखो कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो अब नेचर यहाँ लिखा है, इसकी हिंदी यहाँ लिखी हुई है, बट मैं आपको बता रही हूँ बोल के कि अ नंबर ऑफ पोइम्स मतलब कि बहुत सारी कविताएं, तो तुम अपने कान आंख खोल के क्लास लगाना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अगर मैं एक एक ऐसे अक्षर आपको बताने लगी कि भाई अब नंबर ऑफ पॉइंट का मतलब बहुत सारी कविताएं, तो तुम टाइम भी बहुत लगेगा और एग्जाम भी आ रहे हैं, तो जल्द पूरे अच्छे से मार्क्स लेके आने ना, तो ओवरऑल अच्छे से बिल्कुल सीरियस होके पढ़ लोगे तो ये इतने से भी तुम अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। मैं साथ साथ बोलूंगी, बस मेरी आवाज पे ध्यान रखना, ठीक है। साथ में अ नंबर ऑफ पॉइंट्स शोज हिज बंडललेस एंथुसियाज्म फॉर नेचर, कि जो बहुत सारी कविताएं हैं वो प्रकृति की तरफ, फॉर नेचर का मतलब होता है उसके प्रति, ठीक है। बाउंडलेस का मतलब होता है, बाउंड्री होता है सीमित, बाउंडलेस मतलब असीमित, असीमित जो एंथुसियाज्म का मतलब होता है, मतलब कि इच्छाएं, क्रिएटिविटी आप कह सकते हैं, मतलब कि जिसको अपन रहस्य आता है, जिसमें अपने को जैसे उत्साह आता होता है, मजा आता होता है, वो चीज, ठीक है। एंथुसियाज्म का वो मतलब होता है कि काफी सारी उसने इंटरेस्टिंग, जिसको कहेंगे आप, इंटरेस्टिंग पोएम्स लिखी थी नेचर के प्रति, ठीक है। इन गॉड्स ग्रैंडर, अब उन्होंने अलग अलग देखो एग्जाम्पल दे दिए, 2 लाइनों में इन्होंने खत्म किया, इन्होंने एग्जाम्पल देने स्टार्ट कर दिए। ये लाइन स्टार्ट की, इन गॉड्स ग्रैंडर हॉपकिंस ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया इस पोएम में, ये पोएम का उन्होंने नेम दे दिया। हॉपकिंस ऑब्जर्व करते हैं, देयर लिव द डियरेस्ट फ्रेशनेस डीप डाउन थिंग्स, की मतलब छोटी छोटी चीजों में अगर देखें तो काफी गहराई, काफी प्यार छुपा हुआ है, काफी ताजगी, काफी फ्रेशनेस जिसको कहेंगे वो छुपी हुई है। अब एक और पोएम का नाम दे दिया द स्टारलाइट नाइट, उसमें वो कहते हैं कि लुक एट द स्टार, की तारों की तरफ देखो, सितारों की तरफ उन्होंने देखा। लुक अप एट द स्काईज, उन्होंने आसमान को देखो, देखो ये लाइन है उस पोएम की कि लुक एट द स्टार्स, की सितारों की तरफ देखो। लुक अप एट द स्काई, कि लुक अप दैट स्काई। अब ये लुक दूसरी तरफ है कि मतलब ये सितारों की तरफ देखो, और दूसरा लुक अप है वो स्काई के लिए है कि आसमान की ओर देखो, ऊपर, ठीक है। ये उन्होंने बस आपको एग्जाम्पल देना एग्जामिनर को, देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल्स देने कि किस तरीके से जो पोइट थे वो एक नेचर पोइट कहलाते थे, कि वो प्रकृति की तरफ कितना गहरा अपना प्यार दिखाते थे, ठीक है। अनदर सोनेट बिगिंस विद नथिंग इज सो ब्यूटीफुल एज स्प्रिंग, अब उन्होंने एक और सोनेट दे दिया। सोनेट होता है पोएम का एक पार्ट होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अनदर सोनेट बिगिंस विद नथिंग इज सो ब्यूटीफुल, शायद ही मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में बताया, मैंने सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस में, उसमें देखना जाके। एक अन्य गीत इन शब्दों के साथ प्रारंभ होता है, बसंत और जैसा सुंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि नथिंग इज सो ब्यूटीफुल एज स्प्रिंग, कि स्प्रिंग के मौसम के जैसा कोई मौसम नहीं होता, क्योंकि स्प्रिंग में कहते हैं ग्रीनरी ग्रीनरी आ जाती है काफी ज्यादा, है ना। एक और बताया उन्होंने इन शॉर्ट, की अगर संक्षेप में छोटे रूप में कहें कि डिस्क्रिप्शन में ऑफ द ब्यूटीफुल नेचुरल एस्पेक्ट्स अबाउंड इन हॉपकिंस सोनेट, कि जो प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति के जो नेचर है, वो पूरे के पूरे कवर होते हैं किसमें, अपनी जो हॉपकिंस की पोइम है उसमें, ठीक है। लाइक किड्स के जो किड्स एक पोइट थे भाई, जो किड्स पोइट मैं आपको बता दूं, किड्स पोइट है बहुत फेमस पोइट है किसके लिए, नेचर को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो वो किड्स की तरह ही हॉपकिंस हैड अ मोस्ट इंटेंस सेंसेस अवेयरनेस ऑफ नेचर टू स्पॉट हिज एडमायरल ऑब्जेक्ट एंड पेंस्टेक्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो किड्स की तरह ही वो भी बहुत ज्यादा अपनी सीरियस सेंस रखते थे, अवेयरनेस रखते थे। अवेयरनेस का मतलब होता है जैसे मतलब कि
दृष्टिकोण कह सकते हो आप। अवेयरनेस का मतलब होता है किसी चीज में जागरूकता जो होती है, ठीक है, जागरूकता कह सकते हो, हाँ जागरूकता होगा, वो नहीं आऊंगा जो मैं पहला बोली थी, दृष्टिकोण नहीं आएगा, जागरूकता आएगा, ठीक है। तो मतलब कि वो बहुत अच्छा जागरूकता रखते थे, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था वो नेचर के प्रति, नेचर को सपोर्ट करने के लिए, नेचर को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए हर वक्त वो रहते थे, ठीक है, तैयार रहते थे। ओके, आगे चलते हैं। एंड एज अ किड्स इन केस, मतलब कि किड्स की तरह ही पार्ट ऑफ हिम ऑलवेज इनकरेज्ड एंड कल्टिवेटिंग विद दिस अवेयरनेस, कि किड्स की तरह ही वो जाने जाते थे, किसके लिए, उनको मतलब कि जैसे जो किड्स थे उनको प्रोत्साहित किया जाता था उनके आसपास के एनवायरनमेंट के द्वारा, उसी तरीके से जो हॉपकिंस थे वो भी अपने अंदरूनी, अपनी अंतरात्मा से और आसपास की दुनिया से वो बहुत प्रोत्साहित होते थे कि मेरे को नेचर के प्रति और ज्यादा अपना जो प्यार है वो शो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हिज नेचर पोएट्री स्ट्रांगली रिमाइंडेड अस द ग्रेट रोमांटिक विद अ मार्क डिफरेंस, मतलब कि जो उनकी पोएट्री है वो बहुत उनको हमें याद दिलाती है हमेशा ही कि जो असली जिंदगी है वो नेचर है, जो अलग चीजें हैं, जैसे मान लो जो देखो नेचर जो है वो हमेशा लव के लिए शो किया जाता है। कभी देखा है कि नेचर को गलत चीज के लिए शो किया हुआ? नहीं देखा ना। तो जो नेचर है वो हमेशा रोमांटिक कह सकते हो, लव कह सकते हो, इन सब के लिए शो किया जाता है, पीस के लिए शो किया जाता है, ठीक है। तो वो उन चीजों से बिल्कुल अलग है, ठीक है, जो दूसरी कविताएं हैं उन सबसे बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है। हिज एंसेस्टर्स, मतलब उनकी जो प्रकृति थी, उनका जो सेंस ऑफ बिहेवियर कह सकते हो या सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी कह सकते हो, लव ऑफ नेचर इज सीन इन हिज अर्ली पोएम की एक और पोएम, इसमें बहुत अच्छे से उनका जो नेचर है वो दिखाया जाता है, ठीक है। अ विजन ऑफ मरमेड्स, ठीक है, मरमेड्स होती हैं, जल परियां होती हैं, ठीक है। अ विजन ऑफ मरमेड्स उसमें दिखाते हैं वो अपना प्यार, अच्छे से देख सकते हो इसमें आप। चलो आगे चलते हैं। देयर इज इन दिस पोएम अ वाइविड डिस्क्रिप्शन ऑफ सनसेट, फ्लावर्स, वाटर्स एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की, मतलब कि इस पोएम में वो उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया, अच्छे से मतलब कि वर्णन किया है कि इनका फूलों का, सनसेट मतलब सूर्यास्त का, फ्लावर्स मतलब फूल, वाटर्स मतलब पानी, नेचर मतलब प्रकृति, काफी इजी है, ठीक है। और भी अन्य पदार्थों का बहुत अच्छे से इन्होंने वो डिस्क्रिप्शन मतलब कि वर्णन किया है। अब देखो, अब लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका होता है, मैंने मेन पॉइंट बताया था ना, उस मेन पॉइंट में अलग अलग पॉइंट लेके चलना। क्या होगा, एक तो तुम पॉइंट लेके चलोगे, ऊपर से क्वेश्चन मान लो 8 नंबर का भी क्वेश्चन हुआ, उसमें आप मान लो 1 नंबर तो आपका कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में चला गया। अब मेन पॉइंट के लिए आपको 6 नंबर चाहिए, मैम मेरे को तो लिखना ही नहीं आ रहा पैराग्राफ में, तो आप क्या करोगे, पॉइंट ऑफ पॉइंट बना के चलोगे। पॉइंट में तो अपने आप एग्जामिनर को एक एक नंबर देने ही पड़ेंगे, ऐसे करके तुम अपने 6 नंबर भी वहां से पक्के कर लोगे, ठीक है। अब पॉइंट कैसे बनाने हैं, पहले हेडिंग बनानी होती है हमेशा पॉइंट की, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। सो पहला है अपना स्केपिंग ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट, की प्राकृतिक पदार्थों का विशिष्ट वर्णन करते थे कौन, वो हॉपकिंस, जो अपनी पोएम्स में, हॉपकिंस वाज मेनली फैसिनेटेड बाय those aspects of a thing of or a group of things which constitute its individual and special unity of being its individually indistinct ब्यूटी और दी वेरी एसेंस ऑफ इट्स नेचर। कहने का मतलब जो हॉपकिंस थे वो मेनली किस चीज पे ज्यादा फोकस करते थे, नेचर में, जो मतलब कि एक चीज पे कभी फोकस नहीं करते थे, वो हमेशा एक चीज के आसपास की जो नेचर होता था उन पे भी फोकस करते थे। अब स्प्रिंग की बात आती है तो उस मौसम में वो ग्रीनरी को लेके भी चलते थे, तारों को, सितारों को, आसमान को, फूलों को, सबको, तितलियों को, सबको इकट्ठा लेके चलते थे, ताकि जो उनकी, इससे उनकी पोएम जो थी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी और पीसफुल लगती थी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। फॉर दिस यूनिफाइड पैटर्न, उनके इसी पैटर्न की वजह से ऑफ एसेंशियल एट्रीब्यूट he coined the word inscape together he gave the name interest। अब देखो inscape और interest क्या होता है, ये मैंने आपको करवा रखा है, मुझे लगता है शायद यूनिट नंबर फर्स्ट में, सेकंड या थर्ड क्लास होगी, उसमें जाके देखना इंटरेस्ट और inscape होता है क्या, थोड़ा आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। मतलब कि इंटरेस्ट और inscape क्या होता है, एक वर्ड जो होता है दूसरे वर्ड को डिफाइन करता है। मान लो जैसे मैं आपको कहूँ सुकून एक वर्ड है, तो सुकून किसके, सुकून वर्ड को कौन डिफाइन करेगा, आप किसी का एग्जांपल ले लो, कोई मम्मी का एग्जांपल लेंगे, कोई मम्मी की गोदी का एग्जांपल लेंगे, कोई लेगा अपने पापा का एग्जांपल लेंगे, तो वो अपने पापा की एक्टिविटी एग्जांपल लेंगे। लेकिन सुकून वर्ड को किसने डिफाइन किया, पापा के प्यार को, मम्मी के प्यार को डिफाइन, उसने डिफाइन किया उस वर्ड को। तो इंटरेस्ट और स्केप जो है इसी से रिलेटेड है। इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आपको मतलब की डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन पूरा अच्छे से चाहिए तो अब क्लास नंबर सेकंड जाके देख लेना, यूनिट 1 की, ठीक है, थर्ड या सेकंड में है, ठीक है। उसमें अब इन वर्ड्स का उन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया, कैसे किया वो मैंने आपको बताया था कि देखो पत्ता था जो उस पोइम में, जेएम हॉपकिंस की पोइम में
जो वो एक पत्ता था, वो असल में वो रियल में वो पत्ता नहीं था। वो किसको शो करता था? एक अपने जिंदगी का कोई भी इंसान ले लो, उसको शो करता था जो जिसको वो अपने दिल के बहुत करीब हो और आखिर में वो टूट जाता था। देखो लीफ लिया उन्होंने, लीफ मतलब पत्ती ली, उसने पत्ता लिया, लेकिन फिर भी वो यूज किसके लिए किया गया, उसको अच्छे से डिफाइन किसने किया? प्रकृति में जो लोग आते हैं, लोग हमारी जिंदगी से जाते हैं, उसको शो किया, है ना। इस तरीके से उन्होंने इंटरेस्ट और स्केप जो वर्ड्स उनका बहुत बेटर यूज किया है नेचर के लिए। हाँ, आगे चलते हैं। The coins were primarily intended by Hopkins to describe his awareness of a divine pattern and power of at in work in nature। मतलब कि जो हॉपकिंस जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते थे जागरूकता को, अवेयरनेस को, किसकी? डिवाइन पैटर्न, मतलब कि जो भगवान ने जो दस्तूर बनाया है, बस भगवान ने जो प्लान्स, जो पैटर्न, जो उनका दस्तूर है, उनका नेचर है, वो बनाया, उसको शो करते थे। एंड पावर एट हिट वर्क, की उनकी पावर को अपने नेचर में अच्छे से प्रकृति में उनको दिखाया गया है कि प्रकृति में कैसे डिवाइन पावर है जो वर्क करती है, ठीक है। वी सी हिज स्केपिंग ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्सेस इन द wreck ऑफ, अब देखो ये अलग इन्होंने सोनेट लिया है, ये सोनेट है एक, ठीक है, हमारा ये सोनेट उन्होंने लिया है, द wreck ऑफ द, ये क्या है? डेक्चुलेंट्स एज वेल एज इन मैनी ऑफ हिज सोनेट्स इन विच नेचर इज अ डोमिनेट थीम, ठीक है। उन्होंने इसमें काफी अच्छे से अलग अलग, उन्होंने देखो गीत भी बनाए थे, पोइम नहीं, उन्होंने गीत भी बनाए थे। उन्होंने बस एग्जांपल्स लिए हैं कि जिसमें क्या आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो नेचर है उसका डिस्क्रिप्शन कैसे मिलता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। थर्ड पॉइंट आता है नेचर इमेजरी। देखो सेकंड पॉइंट देख लो, मैं उसका नेम लेना भूल गई थी शायद, इंस्कैपिंग और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हाँ, थर्ड पॉइंट आता है नेचर इमेजरी। थर्ड पॉइंट है हमारा नेचर इमेजरी, मतलब कि प्राकृतिक कल्पनाएं कैसे लेते थे। देखो उन्होंने वो जो पत्ती, जो एक प्राकृतिक कल्पना ली थी ना, ये पूरी की पूरी स्प्रिंग एंड फॉल जो पोइम है ना, वो इसमें डिस्क्रिप्शन में अच्छे से आप उसको ध्यान में रख के इसको पढ़ोगे तो आराम से समझ आएगी। सो आगे पढ़ते हैं। हॉपकिंस पैशन फॉर नेचर, उनका जो पैशन था, उनका जो यू नो आप कह सकते हैं पैशन को कहेंगे, एक इच्छा, अच्छी वाली तकड़ी इच्छा नहीं होती वो, ठीक है। एंड हिज mastery over the resources of language enabled him to give us a wide and sticking picture of nature. Rarely has a snowstorm with its force and ferocity and its impact upon डच लैंड्स, ठीक है, ड्यूच लैंड्स कह सकते हो, कि मतलब कि उनके जो मास्टरी थी, उनका जो लिखने का तरीका था, रिसोर्सेज थे उनके लैंग्वेज के, वो बहुत ज्यादा अच्छे थे कि जो हमें डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से दिखाते थे कि किस तरीके से जो नेचर है, मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी उसको अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि देखो उन्होंने कई एग्जांपल लिए हैं, जैसे मान लो स्नो स्टॉर्म्स का एग्जांपल ले लिया, एक पोएम का एग्जांपल लिया इन्होंने, द रैंक ऑफ द डच लैंड, ठीक है, द रैंक ऑफ द डच लैंड उन्होंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसमें लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देती हूँ, अच्छे से नहीं लिखा हुआ, द रैंक ऑफ द डच लैंड, रैंक ऑफ डच लैंड, डच लैंड, ठीक है। ये चीज अच्छे से समझना, ये एक एग्जांपल, ये द रैंक ऑफ डच लैंड। उसके बाद आते हैं वेरी एंड वाइट फेयरिंग एंड रिल वाइट्स रिल स्नो सोपिंस। देखो भाई एक चीज याद बताऊं मैं आपको, अगर कंफ्यूजन हो रही है, देखो एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पता है आपको टेंशन हो रही होगी, कंफ्यूजन हो रही है, तो ये लाइन स्किप चाहे कर सकते हो अगर करनी हो तो, लेकिन ना करो तो अच्छी बात है, रट लो, कोई चक्कर नहीं। ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी ना सोनेट है, बाई चांस बच्चा भूल सकता है, लेकिन जो अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कर सकते हैं। वायरी एंड वाइट फेयरी एंड व्रिल वाइंड स्वेल्ड स्नो सो पिंस, ये एक सोनेट की एक लाइन है, ठीक है, ये एक पूरी पोएम की एक लाइन है, ओके। अब सोनेट और पोएम में फर्क क्या होता है वो पिछली क्लासेस में आपको पता लग जाएगा। हाँ, आगे चलते हैं। वी हैव इन दिस पोएम अ पावरफुल इवोकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि इस पोएम में जो ये वाली पोएम है हमारी, जो मैंने लाइन पढ़ी है, इसमें क्या होता है, एलिमेंट जो मतलब प्रकृति कह सकते हो, ये अपनी पद कोई भी एक एक इच्छा ले सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया कि स्ट्रेंथ कितनी बड़ी हो सकती है अगर आप दिलो जान से किसी को चाहे तो। इक्वली स्ट्राइकिंग आदि इस पिक्चर ऑफ नेचर एट पीस, मतलब कि उन्होंने प्रकृति को बहुत पीसफुली दिखाया। देखो ये नेचर ऑफ पीस, ये जो पीस है ये बहुत बार आ गई ये लाइन, पर लिखने का तरीका होता है, स्टार्टिंग में वो लाइन लिख दी, बीच में वो लाइन लिख दी, एंड में वो लाइन लिख दी, लेंथ भी बढ़ेगी पेपर के, एग्जामिनर को पता भी नहीं लगेगा, वो मतलब कि चेक करता करता ध्यान में उन्होंने कभी इसने पहले भी ये लाइन लिखी है। अब ठीक है, बाकी अगर यहाँ किसी बच्चे की किस्मत ही थोड़ी वो हिली हुई मिली तो आप कुछ कह नहीं सकते कि टीचर कहेगा यार एक ही लाइन लगा दी, बट ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। कई लाइनें ऐसी होती है जो बहुत बार यूज की जाती हैं।
अब आते हैं द फ्लाइट ऑफ द डेपल। अब देखो भाई, इसमें तो अलग अलग पोएम्स ही हैं, ये पोएम्स तो आपको याद, पोएम्स के नेम या मतलब पोएम्स के कई वर्ड्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। एटलीस्ट ना आप ऐसे करना, एटलीस्ट आप 5 तो मतलब कि सोनेट है वो याद करने हैं, ठीक है? 5 सोनेट्स अच्छे से याद करोगे, 5 लाइंस याद करोगे, जैसे कई लाइंस आई हैं, कई पोएम्स आई हैं, एटलीस्ट 7 पोएम्स आ गई होंगी, उसमें से आप 5 भी अच्छे से कर लोगे तो इजीली आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। द फ्लाइट ऑफ द डेपल डाउन ड्रोन फैक्लोन इन विड्रॉर्स। अब देखो ये एक पॉइंट है, ये याद कर लेना, जो छोटे छोटे वर्ड्स है वो याद कर लेना, ठीक है? टीचर इतना भी कोई वो खड़ूस नहीं होते आजकल, सारे अच्छे से देते हैं आपको। द कैटलॉग ऑफ डेपल थिंग्स इन द पार्ट ब्यूटी द पिक्चर ऑफ द वेव्स एंड द बर्ड सॉन्ग इन। अब इस पोएम में क्या, देखो पोएम का नाम लिख देना और थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देना, अभी इस पोएम में इन्होंने ये कहा है। अब इस पोएम में इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मतलब कि जो जल है हमारा, जो वाटर है, उनकी धाराएं कैसे बहती है और उसके ऊपर जो चिड़िया है वो कैसे गीत गाती हैं। और देखो सुन के ही पीस मिल रहा है ना, तो इस पोएम को सुनने में कितना अच्छा लगेगा, पढ़ते वक्त कितना मस्त लगेगी ये पोएम। तो ये पीस दिखाते हैं, ठीक है? जब पीस की बात आई तो ये वाला एग्जांपल दे दो, नेचर की बात आई तो वो एग्जांपल दे देना, स्ट्रेंथ की बात आई तो अलग एग्जांपल दे देना, वो एग्जांपल आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है? पीडीएफ नोट्स के लिए आप उसमें अवेलेबल है हमारी पीडीएफ नोट्स, वो आप सर से डिस्कस कर लेना, उनको कांटेक्ट कर लेना, ये कांटेक्ट नंबर है, तो आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है? जो बच्चा ऐप पर क्लास लगा रहा है उसको तो फ्री में प्रोवाइड की हुई है, लेकिन जो बच्चे अब यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं वो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लेना, तो जैसे होगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब अगला उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। द सी एंड द स्काईलार्क, दिस सिल्क सैक क्लाउड्स एट द एजेस हंग हिल्स इन हियरिंग इन हार्वेस्ट आर ऑल मेमोरेबल। ये अलग है भाई, ये अलग है, अब कंफ्यूज ना होना और डरना ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग पोइम है, ये अलग है, नहीं हो रही ना सारी की सारी, तो आप ऐसे करना, ये एक चीज है और वो एक चीज है, ये दो अलग है, ठीक है? आप ऐसे करना, इसमें से एक कर लेना और इसको पूरा कर लेना, ठीक है? ये पोएम। अब हॉपकिंस लव फॉर नेचर वाज नॉट ओनली डीप बट वाइड रेंजिंग, कि वो सिर्फ उसके नेचर के प्रति, हॉपकिंस का जो पोएट है हॉपकिंस, उनका प्यार सिर्फ गहरा ही नहीं, मतलब वाइड रेंजिंग का मतलब होता है बहुत बड़ी रेंज में था, ठीक है? वर्ण विस्तृत जिसको अपन कहेंगे हिंदी में। इफ like Wordsworth and Coleridge, he was fascinated by the statics and everyday aspect of nature. He was also like Shelley and Byron. देखो अब अलग अलग फेमस पोइट्स के इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, अलग अलग फेमस पोइट के एग्जांपल दिए हैं इसमें। जैसे अपने हैं जो किधर गए, कितने गए, हाँ आ रहे, जैसे ये रे शैली एक फेमस पोइट है, बैरन एक फेमस पोइट है, ठीक है? ये इन्होंने इनके एग्जांपल दिए। शैली काफी फेमस पोइट है, ठीक है? उन्होंने काफी मतलब कि तेज हवाओं, तूफानों, प्रकृति के अनेक गतिशील पहलुओं के प्रति आकर्षित किया, मतलब कि काफी स्टॉर्म्स कह सकते हो, हाई वाइंड्स, इन सभी डायनामिक एक्सपेक्ट्स जो है इन सभी के प्रति बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्कशन की है। इफ लाइक किड्स ही एक्सिलेटेड इन सेंसेस ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब कि किड्स की तरह वो इमोशनल, इमोशनल कह लो, या सेंसेस ब्यूटी ऑफ नेचर का मतलब होता है कि ब्यूटी नेचर के किसी एक लेको, जैसे मान लो फ्लावर है, फ्लावर को किसी और चीज से उन्होंने क्रिएटिंग की है, मतलब उस फ्लावर का यूज उन्होंने किसी श्रृंगार के लिए यूज किया है। फ्लावर ले लो, तितलियां ले लो, नेचर की कोई भी चीज ले लो, बर्ड्स ले लो, बर्ड्स के द्वारा गाए गए संगीत ले लो, उनके सॉन्ग्स ले लो, इन सब का मतलब उन्होंने यूज श्रृंगार रस, जैसे आपने पढ़ा होगा, उसके लिए किया है। ही ऑल्सो लाइक वर्ड्सवर्थ फाउंड अ मिस्टिकल सिग्निफिकेंस इन विच, किड्स की तरह तो ये श्रृंगार रस जिसको अपन कहेंगे वो यूज करते थे। दूध जला हुआ, एक मिनट। किड्स की तरह ये श्रृंगार रस यूज करते थे, लेकिन साथ के साथ ये वर्ड्सवर्थ की तरह एक मिस्टिकल सिग्निफिकेंस की, मतलब एक रहस्यमयी और गहरा एक मोटिवेशन, एक महत्व छोड़ते थे, ठीक है? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आते हैं, ठीक है? तो ये समझ लेना। हाउएवर ही वेंट्स बियॉन्ड इवन वर्ड्सवर्थ इन सो फार एज इज एक्चुअली सॉ गॉड एंड क्रिस्ट इन नेचर, कि वो इस तरीके से उस चीज को दिखाते थे वर्ड्सवर्थ की तरह, कि मतलब कि उन्होंने सच में ही ईश्वर को देखा हो, ठीक है? तो he did not hold any views regarding the possible education of man by nature, कि यद्यपि उसने प्रकृति द्वारा मनुष्य को शिक्षा प्रदान करने की संभावना पर कोई विचार प्रकट नहीं किया, कि मतलब प्रकृति में के द्वारा, मतलब कि जो आपका जो हायर एजुकेशन मॉडर्न वर्ल्ड अब कर रहे हैं वो इतना इन्होंने शो नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं, नेचर रिवलेशन ऑफ गॉड, मतलब कि ना ये ऑब्सेस्ड थे, कहने का मतलब पूरे प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति। अब आते हैं अगले पॉइंट में, नेचर रिवलेशन ऑफ गॉड, हॉपकिंस विजन ऑफ गॉड इज इंट्रीगल। अब नेचर रिवलेशन ऑफ गॉड मतलब कि प्रकृति और ईश्वर,
नेचर और गॉड मतलब प्रकृति और ईश्वर के बीच में उन्होंने क्या सामंजस्य बिठाया है वो देख लेते हैं अपन। Hopkins' vision of God is integral to his vision of nature. For him, nature is Christ and Christ is nature. उसके लिए सीधी सी बात है, उसके लिए जो नेचर है वो गॉड है, जो गॉड है वो नेचर है, मतलब प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही एक प्रकृति है। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और बेस्ट वर्ड इन्होंने यूज किया है लॉन्ग क्वेश्चन में अपने को समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेचर बिकम्स अ बिगिन ऑफ वार्मनेस पिक्चर, की मतलब कि उनको जब भी वार्मथ पिक्चर, जो चीजें उनको सुकून पहुंचाती थी, तो उनको अपने आप ही गॉड की याद आती थी कि शायद, मतलब मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो चीज अपने को चाहिए होती है ना उसके बारे में करना, कि यार अगर ये चीज सच में हो जाए तो कैसा फील होगा, है ना। तो मान लो आप सपोज करो कि तुम अभी यहाँ पे बैठे हो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम ये सोचो कि यार अगर मैं पास हो गया और अगर मेरे 80% आ गए तो मेरे को कैसा फील होएगा, वो फीलिंग अंदर लेके आ रहे हो ना, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन करना, ठीक है। तो जब भी वो वांत पिक्चर, अच्छी पिक्चर्स, दयालु पिक्चर्स के बारे में देखते थे तो अपने आप ही उनको मैनिफेस्टेशन लग जाती थी कि मैं ईश्वर को देख रहा हूँ, मैं भगवान को देख रहा हूँ। ही कंसिडर्स इवन द वार्थ फोर्ड एज अ काइंड ऑफ मर्सी एज द wreck ऑफ डचलैंड्स। अब डचलैंड्स में उन्होंने गॉड को बहुत ही अच्छे से यूज किया है, गॉड को मतलब एक काइंड ऑफ मर्सी, ईश्वर की दया इसमें दिखाई है उन्होंने, ठीक है। तो हिज रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड नेचर, हॉपकिंस अंडरस्टूड बोथ नेचर एंड मैन, ठीक है। इसके द्वारा जो गॉड और नेचर को दिखाने में वो मनुष्य को भी बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, मनुष्य के जो भगवान के साथ, नेचर के साथ संबंध उनको भी अच्छे से समझ पा रहा है और समझा भी पा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट में देखा कि ना रह गया, थोड़ा सा आवे मिन्नू भी 10 मिनट लगेंगे। कहाँ थे आपा? ये हो गया ना, हाँ यहाँ से करते हैं। नेचर एंड गॉड इन सोनेट्स। अब गॉड इन सोनेट्स कहाँ पे थे? गॉड्स प्रेजेंस इन नेचर इज एक्सपेक्टली एंड क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन दिस डचलैंड पॉइंट। जो डचलैंड पॉइंट है हमारी भाई, इसमें अच्छे से वो दिखाते हैं जो गॉड है, जो अपने जो गॉड है उनको बहुत अच्छे से दिखाते हैं डचलैंड पॉइंट में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से वो सोनेट, सोनेट्स क्या होते हैं, सोनेट सबको पता होना चाहिए। 14 लाइन का एक पैरा होता है, पैरा नहीं कह सकते, मतलब पोइम होती है, 14 लाइनों की होती है, उसमें से 4 की अलग लाइन होती है, ए बी सी डी सी डी। इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताई है, अगली वीडियो में और अच्छे से डिटेल से बता दूंगी, टेंशन न लेना। सभी मेरे को क्वेश्चन एक बार कंप्लीट करवा ले दो। तो उसमें एक लास्ट में 2 लाइनें अलग से होती हैं उनके कंक्लूजन के लिए, है ना, ठीक है। बाकी काफी लोगों को पता होगा सोनेट्स के बारे में। तो अब आते हैं वो सोनेट्स में अपने ईश्वर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। द पोएम शोज अ रिच इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंजिंग नेचुरल फिनोमिना एंड परमानेंट स्पिरिचुअल रियलिटीज, मतलब कि वो अपनी पोएम्स में बहुत कह सकते हो एक स्थायी रूप से एक परमानेंट और एक पावरफुल नेचर के बारे में बताते थे कि पावरफुल डिवाइन पावर है क्या, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। द इंटरप्रिटेशन मार्क्स आल्सो द सीरीज ऑफ सोनेट्स व्हिच हॉपकिंस रोट एट सेट एस्टिब्यूनो इन 1877। 1877 उन्होंने सोनेट्स लिखने बहुत अच्छे से मतलब बताए थे कि अलग अलग मूड्स थे उनके, और उसमें क्या था, एक सीरीज लिखी थी उन्होंने सोनेट्स की, एक सीरीज लिखी थी हॉपकिंस ने सोनेट्स की, जैसे सीरीज चलती है अलग अलग, ठीक है। सो जैसे एल्बम्स चलती है ना सॉन्ग्स की, वैसे पोएम्स की सीरीज चलती होती थी, ठीक है। उसमें उन्होंने काफी बताया है इसके बारे में इन 1877 में, किसमें, एट एस्टिब्यूनो में, ठीक है। आगे चलते हैं। इन दीज सोनेट्स, इस सोनेट्स में होपकिंस एम्प्लॉयज नो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टू मूव फ्रॉम द फिजिकल डायमेंशन टू द स्पिरिचुअल व्हिच इज एम्प्लॉयड इन द wreck ऑफ डचलैंड। कि इन गीतों में, इन सोनेट्स से गीत की तरह होते थे, मतलब पोएम गीत मिक्स होते थे। इन गीतों में कवि भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए किसी जटिल विवेक का प्रयोग नहीं करता, जैसा कि उसने द रैंक ऑफ द डचलैंड में बताया है। दोनों पॉइंट्स का अच्छे से देखो, डचलैंड का थोड़ा पता लगे कि क्या कुछ इसमें बताया है। कहने का मतलब कि अगर किसी को भगवान को पाना है तो कि जरूरी नहीं है कि हमें स्पिरिचुअलिटी ही करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं कि हमें स्पिरिचुअलिटी ही दिखानी पड़ेगी भाई, हाँ यार संन्यास ले लो, बस सब पहाड़ों पे चले जाओ फिर ही भगवान मिलेंगे। नहीं, उन्होंने इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएटिंग की ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अगर नॉर्मल भी, अगर ह्यूमंस, अगर हम अपनी जो दिनचर्या है, आसपास की जो अपने वर्क्स हैं, डेली वर्क्स हैं, उनके साथ भी अगर भगवान को याद करें तो हम आराम से अच्छे कर्म करें, अगर ध्यान सही रखोगे, अपना नियत सही रखोगे, तो ऑब्वियस ही बात है, तो अच्छे कदमों पे चलोगे, अच्छे रास्तों पे चलोगे, तो भगवान अपने आप ही मिलेंगे, है ना। तो अपने आप ही अपने को पीस मिलेगा, ठीक है। इन आगे चलते हैं। नेक्स्ट में समझ आई ना ये चीज, इसी से आपको थोड़ी डचलैंड की, द wreck ऑफ द डचलैंड, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में पता लग गया। इन हियरिंग इन हार्वेस्ट आफ्टर डिस्क्राइबिंग द ऑरियस hills as the majestic and world building shoulder of the Christ, Hopkins gone on this say, मतलब कि अब
कहने का मतलब इस इन पोएम्स में काफी पोएम्स उन्होंने, थोड़ी सी पोएम का नाम दिया गया हुरिंग इन हार्वेस्ट, ये पोएम का उन्होंने नाम दिया है। जो सोनेट थे हमारे, एक सोनेट है हमारा ह्यूरिंग इन हार्वेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, उन्होंने काफी मतलब कि हिल्स का, जो हिल्स होती हैं, नीली नीली पहाड़ियां होती है ना, पीसफुली पहाड़ी होती है कि पीछे नीला नीला आसमान और साफ बिल्कुल बादल हो, छोटे छोटे, जैसे हम छोटे से पेंटिंग्स बनाते थे, सेम एज इट इज वैसा उन्होंने शो किया है। एक जादुई, एक मैजिकल चीज, एक मैजिकल संसार के बारे में दिखाया है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा ही रह गया बस। नहीं, थोड़ा 2 पेज भैया। चलो, these things were here and but the bachelor wanting which toes when they once meet the hurt rings built world, कि उन्होंने ऐसी, देखो ये पोएम का ही उन्होंने वो बताया है, पोएम का पूरा एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। इन यह वस्तु यहाँ थी किंतु देखने वाला बहादुर, कहने का मतलब कि ये जो जिन्होंने ये चीजें देख ली, जिन्होंने ये चीजें देख ली, उनके लिए वो चीज पीस ऑफ माइंड बन जाती थी। उनके लिए चीज कैसे बन जाती थी कि यार ये चीज पीस है, ये बिल्कुल मतलब कि ना, तृप्त हो जाता था बंदा, तर ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ठीक है। next are nearly the same ideas is so found in wild over here the falcon serves as a direct symbol of Christ, कि मतलब कि क्रिस्ट जो थे भगवान की तरफ प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने एग्जांपल्स अपने दिए हैं, ठीक है। नो वंडर दैट after putting a number of After putting a number of depth things, Hopkins and his poem Weird Beauty with the Dullard spares him, कि मतलब कि काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए, मतलब कि कलरफुल एग्जांपल्स दिए, रंग बिरंगी दुनियाओं के एग्जांपल्स दिए, और एंड में उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी पेड ब्यूटी विद द डर्ट स्प्रेज हिम, ठीक है। उन्होंने अपनी पेड ब्यूटी एक अच्छे से उन्होंने अपने एग्जांपल्स दिए, और ईश्वर की जो प्रेज की है उन्होंने, वो बहुत ज्यादा प्रेज की है गॉड की, मतलब कि उनको बहुत, तो कह सकते हैं अच्छा माना है। जस्ट एज ही बिगिन इट विद द वर्ड्स ग्लोरी बी टू गॉड डैपेड थिंग्स, की जो उन्होंने पोएम लिखी है पाइट ब्यूटी, ठीक है। पाइट ब्यूटी उसमें उन्होंने जो गॉड को तो अच्छा प्रेज किया है, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने काफी सारे वर्ड्स गॉड के लिए यूज किए हैं, ठीक है, रंग बिरंगी चीजों के लिए। वाहिगुरु। रंग बिरंगी चीजों के लिए उन्होंने ईश्वर को कहा है कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी अ कलरफुल वर्ल्ड, गिविंग मी आईज टू शो टू सी माय वर्ल्ड। इस सब के लिए उन्होंने काफी सराहा है गॉड को, कि शुक्रिया हमें इतनी रंग बिरंगी दुनिया दिखाने के लिए, इतनी रंग बिरंगी दुनिया देने के लिए, ठीक है। गॉड को एक थैंक यू कहा है। तो हॉपकिंस पोएम के द्वारा अब कंक्लूजन में आ रहे हैं भाई, आप याद रखना, यहाँ से अपना कंक्लूजन स्टार्ट होता है, यहाँ से अपना कंक्लूजन स्टार्ट होता है। लिख के नहीं आना वहां पे, कहीं लिख के आ जाओ, नहीं, जस्ट अलग कि अपने आप अंडरस्टैंड होगा। तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, अपने आप अंडरस्टैंड हो जाएगा उसको, एग्जामिनर को, ठीक है। तो हॉपकिंस पोएम शो हिज लव एंड एंथुसियाज्म फॉर नेचर, कि वो अपनी पोएम्स, अपनी कविताओं के द्वारा अपने प्यार को दर्शाता था, किनके लिए, उनके लिए, वो नेचर के लिए, गॉड्स के लिए, ठीक है। भाई मेरे को एक लाइन सबसे बेटर लगी कि ईश्वर ही प्रकृति है, प्रकृति ही ईश्वर है। Wow, that's it. Beautiful. Yet Brits, different form of romantic pause his love and other poems release praises of God in nature, कि कई कविताओं में तो उन्होंने रोमांटिक पार्ट दिखाया है, प्रेम का भाव दिखाया है, और कई पॉइंट्स उन्होंने गॉड, नेचर को दिखाया, नेचर को ही मतलब वो लेके गए हैं, कि उन्होंने पोएम नेचर की लिखी है सारी, लेकिन कईयों में तो नेचर को उन्होंने रोमांटिक दिखाया है, और कईयों में उन्होंने नेचर को मतलब कि नेचर में भगवान दिखाए हैं। एक ही चीज है यार, सुकून है, सुकून, सीधा सी बात है, सुकून दिखाया है, ठीक है। his sonnets, अब sonnets of उनकी जो sonnets हैं वो relative to his religious concept, Wordsworth and Shelley are mystics, they perceive a divine presence in object of nature, कि वो मतलब दिखाते हैं कि किस तरीके, वो ऐसे एक अच्छे कवि थे शैली और वर्ड्सवर्थ, की वो मतलब कि अपनी कविताओं के द्वारा दिखाते हैं कि किस तरीके से हर एक चीज में एक गहरा प्रभाव मिला है, ठीक है, गहरा प्रभाव छुपा हुआ है। हॉपकिंस नॉट इन द मिस्टिक्स इन दैट सेंस, कि वो इतने ज्यादा मतलब कि रहस्यमयी और इतने थे नहीं, लेकिन ही एक्चुअली सीज गॉड एंड क्रिस्ट इन ऑल नेचर, लेकिन फिर भी वो भगवान को देखते थे, मतलब मस्त मोल्ले थे, कोई रहस्यमयी नहीं थे, खुली किताब कह सकते हो थे, ठीक है। नेचर इन हॉपकिंस पोएट्री की, हॉपकिंस की जो पोएट्री है, कविताओं में जो नेचर है, जो प्रकृति है, हैज अ रिलीजियस अपील, मतलब कि वो एक धार्मिक प्रभाव रखती है वो चीज, ठीक है। वो पोएट्री जो है उनकी, जो उनकी पोएट्री में जो नेचर है ना, वो एक धार्मिक प्रभाव रखता है, ठीक है। तो ही डज नॉट इग्नोर द फिजिकल एंड सेंसुअल एस्पेक्ट ऑफ नेचर आल्सो,
देखो मानते हैं धार्मिक प्रभाव रखते हैं, लेकिन वो साथ साथ फिजिकल प्रेजेंस को भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, वो फिजिकल प्रेजेंस को भी साथ लेके चलते हैं। मतलब कि जो ह्यूमन है और मतलब कि जो प्रकृति है उनको बिल्कुल साथ लेके चलते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी अंतरात्मा और आत्मा को साथ लेके चलते हैं, सीधी सी बात कहने का यही मतलब हुआ, ठीक है। सो आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला अभी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, इसको शेयर कर दो, और ताकि आपके जो अलग जो आपके फ्रेंड्स हैं जो दूर बैठे हैं या पास भी बैठे हैं, तो वो भी अच्छे से पास हो सके। सो थैंक यू सो मच।